नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। अमेरिका का ISIS खुरासान से बदला, काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे नंगरहार में ड्रोन से हमला किया। ISIS खुरासान से जुड़े केरल के 14 लोगों की काबुल में साजिश नाकाम। तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर की विस्फोट की योजना। ममता के परिवार तक फिर पहुंची जांच की आंच। भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी को ईडी का समन। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का विवादित बयान, कहा देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। और योगी मंत्रिमंडल में जल्द होगा विस्तार, जितिन प्रसाद और संजय निषाद के नाम पर लगी मुहर। रुक करते हैं पहली खबर का। जी हां, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। ये हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया है, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और ISIS का गढ़ माना जाता है। यहां अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और ISIS के आतंकी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार था। ये दोनों अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर ISIS ने फिदायीन हमला किया था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि काबुल हमले का बदला लिया जाएगा और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाने वालों के बारे में जानते हैं और उन्हें सही समय और सही जगह पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसके 36 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने बीती रात ISIS खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। डॉक्टर साहब, अमेरिका की इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये पूरा छलावा नजर आ रहा है। पेंटागन ये कह रहा है कि कार में ये अपने दोस्त के साथ जा रहे थे। तस्वीरें जो रिलीज हुई हैं उसमें एक ऑटो की तस्वीर है। किसको मारा गया उसका नाम मालूम नहीं है। जो मरा है उसकी बॉडी की तस्वीर नहीं है। और जो तस्वीरें आ भी रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी मोटी कोई घटना है, लेकिन पूरी दुनिया में वो बताया जा रहा है कि 36 घंटे में ही अमेरिका ने बदला ले लिया। मुझे ये PR एक्सरसाइज ज़्यादा और तालिबान और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन कम नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, जिस हिसाब से जो तस्वीरें आई हैं एक घर की, वहाँ ना कोई बड़े लेवल की कोई हताहत होने की कोई तस्वीर नज़र आ रही है। और अगर वहाँ की तस्वीरें भी आ रही हैं दुनिया के सामने, तो ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए भाई लोग मारे गए हैं, कौन लोग मारे गए, उसका नाम क्या है। जहाँ तक ISIS खुरासान की बात है तो उसका मास्टरमाइंड, उसका तो चीफ असलम फारूकी है, पाकिस्तान नेशनल है वो। उसकी तो मौत हुई नहीं, तो फिर किसे आप मार के चले आए? या फिर जो अमेरिका के अंदर बाइडेन सरकार की जो किरकिरी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये कायर है, ये इनडिसेसिव है, ये जो है अमेरिका की इन्होंने पूरी साख जो है खत्म कर दी। जो तमाम जर्नल्स, एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब तक इतना ज़्यादा बेइज्जत पूरी दुनिया में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ था। तो क्या उस इमेज को ख़त्म करने के लिए आपने एक ड्रोन भेज दिया, किसी इलाके में आपने बमबारी कर दी और वापस आकर के आपने हल्ला कर दिया भाई, क्या आपने मास्टरमाइंड को मार दिया? भाई दोस्त के साथ जा रहा था, आप कह रहे हो कि भाई एक आदमी मारा गया है, तो ये कैसा ड्रोन का हमला था कि भाई एक मरा दूसरा बच गया? भाई कोई आप सबूत देंगे, कुछ बताएंगे, नाम ठिकाना, क्या उसका कनेक्शन है काबुल हमले के? और एक आदमी को मार दिया आपने और ये बदला हो गया। 170 लोगों की मौत हुई है, लाशों का अंबार लगा हुआ था। और उसके बदले में जो तस्वीर आ रही है कि एक जला हुआ ऑटो, जमीन में गड्ढा, कोई लाश नहीं, कोई किसी का कोई नाम नहीं। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को बरगलाने के लिए अमेरिका का एक PR एक्सरसाइज है, और जिसमें ये तमाम मीडिया वाले जो है इसमें बाकायदा सुर में सुर मिला करके अमेरिका का साथ दे रहे हैं।
जी, रुक करते हैं दूसरी खबर का। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े केरल के रहने वाले 14 लोग काबुल में हमले की योजना बनाने में शामिल हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाने के बाद इन 14 लोगों को बगराम जेल से रिहा कर दिया था। इन्होंने 26 अगस्त को काबुल में तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर आईईडी विस्फोट की भी योजना बनाई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। मामले में 2 पाकिस्तानियों के पकड़े जाने की भी खबर है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमलों में अमेरिका के 13 सैनिक समेत कम से कम 169 लोग मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में है, क्योंकि जादरान पश्तून पाकिस्तान की सीमा से लगे नंगरहार प्रांत में और जलालाबाद काबुल सीमा पर प्रभाव रखते हैं। आईएसकेपी नंगरहार प्रांत में भी सक्रिय है और पहले हक्कानी नेटवर्क के साथ काम कर चुका है। माना जा रहा है कि केरल के 14 लोगों में एक व्यक्ति ने अपने घर में संपर्क किया है, वहीं 13 अन्य इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के सदस्यों के साथ काबुल में हैं। तथा कथित इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवंत के 2014 में मोसूल पर कब्जा करने के बाद केरल के मलप्पुरम, कासरगोड और कन्नूर जिले से ये लोग जिहादी समूह में शामिल होने मिडिल ईस्ट चले गए। इनमें से कुछ परिवार आईएसकेपी के तहत रहने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत आ गए थे। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई चिंता का सबब है। चिंता का सबब है ही। मैं बार बार इस बात को कह रहा था, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरीके से केरल से कुछ लोग जो है वो गए थे वहाँ पे आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए, ये सोच के कि भाई 72 हूरें मिलेंगी इन्हें। वहाँ जब ये पहुँचे तो इन्हें जो ओरिजिनल आईएसआईएस, ये खुरासान जो है आईएसआईएस खुरासान, ये दरअसल पाकिस्तान का क्रिएटेड एक, सो कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ज़्यादा कुछ इसमें सब लोग आपको साउथ एशियन लोग मिलेंगे। आईएसआईएस प्योर एक अरबिक और वो उस तरह के लोगों का है। जहाँ ये लोग पहुँचे थे तब इन्हें बाथरूम साफ करने के लिए काम पे लगा दिया गया था। ये सोचे थे कि वहाँ पे जाकर के वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनसे जो बाथरूम साफ करवाया जा रहा था, खाना बनाने के लिए दिया जा रहा था। फिर वहाँ से ये भाग करके अफगानिस्तान में आ गए। इनके हैंडलर्स पाकिस्तानी हैं। ये जो तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसी के बाहर ये लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहे थे, वो इसलिए करना चाह रहे थे कि वो बाकायदा पाकिस्तान के द्वारा इनको आदेश दिया गया था। 2 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, बाकी ये लोग जो है अभी छिपे हुए हैं। ये कहानी बताई जा रही है कि भाई आईएसआईएस जो है वो तालिबान से अलग है, तालिबान की इमेज खराब करना चाहता है। बीबीसी में आर्टिकल छप रहे हैं। तो जब ये तालिबान के दुश्मन हैं, तो तालिबान की सरकार जब बनी तो इन्हें क्यों रिहा कर दिया गया? भाई इनके रिश्तेदार रखते हैं, दुश्मनों को तो आप छोड़ते नहीं, क्यों आपने रिहा कर दिया? तो ये सब बहकाने की बात है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये तमाम लोग अफगानिस्तान की जनता के साथ गंदा बेहुदा मजाक इन्होंने किया है। इन लोगों की जान, इन लोगों का भविष्य अंधकार में डाल के ये लोग अपने जो हितों को साधने में जुटे हुए हैं, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे चल करके बनने वाला है। हिंदुस्तान की बात जहाँ तक है तो केरल के लोग, बहुत सारे लोग गए हैं हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के भी कुछ लोग गए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भी लोग गए हैं। इसकी जानकारी पहले से भी हिंदुस्तान को है, लेकिन वो वहाँ तक अभी फंसे हुए थे। वहाँ वो पाकिस्तान के इशारे पे वहाँ पे खुरासान में ज्वाइन कर लिया है इन लोगों ने। ये एक नई जानकारी आई है। वैसे ये लोग का जो वहाँ जाना हुआ था, वो आईएसआई एजेंट्स जो कश्मीर में बैठे हुए थे, उनके जरिए ही ये लोग वहाँ पे गए थे। अब उन्हीं के लिए वो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो यही इनका ओरिजिनल ठिकाना है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, उसका स्पिल ओवर जो है वो कश्मीर में भी आने वाला है। जी, रुक करते हैं तीसरी खबर का। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन भेजा है। इसके अलावा बंगाल सीआईडी के एडीजी ज्ञानवंत सिंह और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बासु को भी समन भेजा गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को जांच में शामिल होने के लिए 6 सितंबर को बुलाया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को ईडी ने 3 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। ईडी ने कथित तौर पर पाया था कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के साथ संबंध रखने वाली 2 कंपनीज लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड
और लीप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज LLP को लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए प्रोटेक्शन फंड के तौर पर मिले थे। ये पैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए उन आरोपियों ने दिए थे जिनकी कोयला तस्करी मामले में जांच चल रही है। अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा अमित बनर्जी के साथ लीप एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की निदेशक हैं। जानकारी के मुताबिक अवैध कोयला खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल भ्रष्ट नेताओं ने बड़ी साजिश के तहत फर्जी करार कर अलग अलग व्यापारियों से फंड एकत्रित किए थे। डॉक्टर साहब, ममता सरकार भ्रष्टाचार करना कब छोड़ेगी? देखिए, ये तो नोन फैक्ट है कि बंगाल के अंदर मांझी के नेतृत्व में वहाँ पे कोयला का एक पूरा माफिया नेटवर्क काम कर रहा था और उन्हें वहाँ की सरकार से द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इसलिए रोज सैकड़ों जो ट्रक्स कोयले से लदे हुए ये बंगाल से बाहर बांग्लादेश और दूसरे राज्यों में जाते थे, जिसकी पकड़ धकड़ होती नहीं थी। अब ये जो अनूप मांझी जो पकड़ा गया, उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, उसका पूरा नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है, उससे ये मालूम चला कि कम से कम 150 करोड़ रुपए पर मंथ ये कोयला माफिया पॉलिटिकल लीडर्स को दिया करते थे। तो ऑब्वियसली जिसकी सरकार होगी वही खाएगा। अब इसमें जब आगे जांच बढ़ती है तो मालूम चलता है कि अभिषेक बनर्जी की वाइफ, उनका एक अकाउंट है लंदन के अंदर, उसमें वो पैसे जा रहे हैं। तो एक तो इन लोगों ने पैसे दिए उसका पूरा सबूत है, और किस हिसाब से किस किस लोगों के जरिए ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में जा रहा था, तो उसका भी हिसाब किताब देना होगा। भाई इतने सारे रुपए, माने सैकड़ों करोड़ों में अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आपको तो सरकार को बताना होगा कि आप क्या कंपनी चलाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं कि जो इतना आमदनी होता है। इतनी आमदनी होती भी है तो क्या आप उसका इनकम टैक्स भरते हैं, नहीं भरते हैं, आप डिक्लेयर किए हैं, नहीं किए हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसका जवाब देना होगा। ये केस पिछले 3-4 सालों से अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों को का पीछा कर रही है। चुनाव से पहले भी CBI ने पूछताछ की थी, सारा कुछ हुआ था, लेकिन चुनाव के वक्त ये इन एजेंसियों ने या केंद्र सरकार, शायद उनको डर लग गया हो कि भाई अगर आप उस वक्त एक्शन लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई चुनाव नज़दीक है, इसलिए सरकार जो है वो तंग कर रही है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, पूछताछ का सिलसिला जारी हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हो, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे भ्रष्ट पूरा माफिया, कोल माफिया जो है वो बांग्लादेश स्मगल कर रहा था हिंदुस्तान के कोयले को, वो भी इलीगल तरीके से। तो इन सभी नेताओं को, इन सारे लोगों को, इस नेटवर्क में जो शामिल सारे अधिकारियों को भी, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे प्रशासनिक हो, नेता हों, मंत्री हों, इन सब को सजा मिलनी चाहिए ही चाहिए। जी, बात करते हैं चौथी खबर की। गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल के विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा, समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया। नितिन पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें, मेरे शब्दों को नोट कर लें। जो भी लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटने लगेगी और दूसरों की बढ़ने लगेगी, इसके बाद धर्मनिरपेक्षता, लोकसभा, संविधान, कानून कुछ नहीं बचेगा। ये सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, पहले तो गर्मजोशी में नितिन पटेल ने इतना कुछ कह दिया और उसके बाद वो ये कहने लगे कि मुसलमान देशभक्त हैं। देखिए, वो पूरा बयान उस दौरान उन्होंने कहा कि वो इसलिए भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है वो देश के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भाई बाकी सारे लोग जो है वो देशभक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये बात कह रहे हैं कि जिस दिन हिंदुओं की संख्या घट जाएगी उस दिन हिंदुस्तान में न डेमोक्रेसी, न संविधान, न ह्यूमन राइट्स, न अधिकार, न न्याय, कुछ नहीं बचेगा। 100% सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई लाग लपेट होना ही नहीं चाहिए। और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है, एक ऐसे मुल्क को बता दें जहाँ पे संविधान हो, मॉडर्न
कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पे बोलने की आज़ादी हो, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वहाँ पे राइट्स हो, वहाँ पे लिबर्टी हो, वहाँ पे इक्वालिटी हो। एक मुल्क, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि इस वक्त मैं तो एक स्टेप आगे बता रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई जब तक हिंदुओं की संख्या रहेगी तो डेमोक्रेटिक सेटअप में सत्ता भी हिंदुओं के पास होना जरूरी है। हिंदुस्तान में सत्ता जब तक हिंदुओं के पास है तब तक डेमोक्रेसी है, तब तक न्याय है। जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के हाथ से सत्ता और उसकी संख्या खत्म होगी, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है। और इतिहास के पन्ने को भी पलट के अगर आप देखेंगे, जब मुस्लिम साम्राज्य था यहाँ पे तो हिंदुओं को जजिया टैक्स देना पड़ता था। तब कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा हिंदुस्तान में जो व्यवस्था रही है प्रशासन की, राजाओं की, वो न्यायपूर्ण रही है। राजा भी धर्म के, उसको कह सकते हैं धर्म चक्र और उसको माने न्याय के उस परिभाषा से वो बाहर एक्ट नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जिसमें एंशिएंट टाइम में भी हम अपने धर्म ग्रंथों, अपने देवी देवताओं, अपने ट्रेडिशन के ऊपर डिबेट और डिस्कशन करते थे। सवाल पूछने की आज़ादी थी। ये आज़ादी आज भी कई सारे देशों में नहीं है। इसलिए उन्होंने जो बात कही वो 100% सही बात है। हिंदुस्तान, आप देखिए भाई, हिंदुस्तान तो था ही, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्यों डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कह दी है कि जिससे दंगा हो जाए। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि चूँकि हिंदुत्व के अंदर, हिंदू धर्म के उसके जो ताने बाने में, उसके जो रूट्स हैं, उसमें डेमोक्रेसी का इथॉस जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। इस वजह से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। जी, रुक करते हैं आखिरी खबर का। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इसके लिए कई बार चर्चाएं पहले भी तेज हुई हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक जितिन प्रसाद और संजय निषाद के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी इन दोनों का मंत्री बनना तय है। वहीं मंजू सिवास, सोमेंद्र गुर्जर, आशीष पटेल, राहुल कौल, संजय गोंड, रवि सोनकर, सहेंद्र रमाला, तेजपाल नागर, संगीता बलवंत बिंद, MP सेंथवार, बम्बा लाला दिवाकर के नाम की भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब, इस मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा। इसके मद्देनजर इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? ये देखिए, ये जो नाम सामने आए हैं उसमें ब्राह्मणों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, इसमें निषाद भी हैं, इसमें पटेल भी हैं। सब दो दो की संख्या में है। मतलब आपने वो सारे, वो जो उसको कहते हैं कि जो अब तक जो यूपी बिहार के चुनाव में जिसको कहते हैं जातीय समीकरण को जो आप गोटी फिट करते हैं, तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जैसे BSP वाले, वो उस तरह से वो उनके मुंह में पानी आ रहा था कि ब्राह्मण जो नाराज़ है तो नाराज़गी दूर हो जाएगी। जो ये सोच रहे थे कि भाई ये किसान आंदोलन के चक्कर में वेस्टर्न यूपी में जाट और गुर्जर जो है BJP के खिलाफ हो जाएगा, उनको भी निराशा आज हाथ लगेगी। जो ये सोच रहे थे कि जो निषाद साहब जो है वहाँ पे निषाद जो है वो अलग रास्ते पे जाएगा, तो उनकी भी छुट्टी हो गई। जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई पटेल जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो ये जो चुनाव से ठीक पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो नज़र जो है बिल्कुल वोट बैंक राजनीति पे है और उसी हिसाब से ये फैसला लिया गया है। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ज़रूर मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।